हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम के का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क क्या है कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स उस दिशा में लगाना है जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द सेम साइड। such that इस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा, such that displacement is in the direction of force, in the direction of force। फोर्स के डायरेक्शन में आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसको वर्क बोलते हैं। तो मैथमेटिकली अगर हम लोग लिखना चाहें कि वर्क क्या है, वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क। तो वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर देखिए, ये बंदा 300 kg मास को क्या कर रहा है? ढकेल रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा है? 10 6 मीटर दे रहा है ये। और ये कितना दे रहा है? ये नो मूवमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्क डन नहीं हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, क्योंकि ये 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क का कंसेप्ट। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको ढकेल के यहाँ पर लेकर आ रहे हो, ये डिस्टेंस इतना ट्रैवल करा रहे हो, ये ब्लॉक को यहाँ से ए से स्टार्ट किए बी पहुँचा, ठीक है ना। कोई कांस्टेंट फोर्स आप लगा रहे हो इसको मूव करने के लिए, तो वर्क डन आप क्या लिखोगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर यही इलस्ट्रेशन के थ्रू बताया गया है। अब चलते हैं वेरिएबल फोर्स क्या होता है। वेरिएबल फोर्स यूजुअली हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है? वेरिएबल फोर्स जैसे कि स्प्रिंग फोर्स हो गया, जैसे कि रॉकेट आपका अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा है, फ्यूल उसमें जो कंजम्पशन हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है? वेरिएबल फोर्स लग रहा है। बिकॉज जो आपका गैस जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है? आफ्टर सम टाइम उसका मास घट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल मास सिस्टम होता है, तो वहाँ पर वेरिएबल फोर्स काम करता है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप देख सकते हैं, वहाँ पर वेरिएबल फोर्स काम करता है। जैसे कि हमारे पास कोई स्प्रिंग सिस्टम होता है, जैसे कि हमारे वेरिएबल फोर्स से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग भूल गए यहाँ पर वेरिएबल फोर्स से पहले हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल से हो रहा है या किसी फोर्स से अगर हमारा फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर किसी एंगल से लग रहा है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, ये इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है आपको इस दिशा में लग रहा है। आपका फोर्स किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है फोर्स। जब फोर्स इस दिशा में लग रहा है तो हम लोग का डेफिनेशन क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा हो जाएगा? ये वाला फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा एंगल है तो ये ऑब्वियसली ये एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ साइन थीटा होगा। एफ साइन थीटा तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लॉक का तो इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं है, हमारा ब्लॉक तो इसी दिशा मूव कर रहा है ना। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन को हम लोग क्या कर सकते हैं? एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। तो यहाँ से आपका पोजीशन ए से मूव किया ऑब्जेक्ट, पोजीशन बी तक पहुँच गया, पोजीशन ए तक पहुँच गया। तो वर्क डन हमारा इस तरह से भी हम लोग निकालते हैं, एफ कॉस थीटा इंटू डी, क्योंकि एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो
तो ये हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट है। अब वेरिएबल फोर्स क्या होता है कि जैसे कि स्प्रिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि अब वेरिएबल फोर्स को समझाता हूँ मैं कि वेरिएबल फोर्स क्या होता है। जैसे कि आपके पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग है, आप इस तरह से इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इस तरह से फोर्स लग रहा है स्प्रिंग पर, ये आपका फर्श पे रखा हुआ है, इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपका सिस्टम रखा हुआ है। तो आप अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, इस पर आप अगर फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस स्प्रिंग में क्या हो रहा है कि स्प्रिंग में टेंडेंसी होता है रिकॉइल बैक करने का, क्योंकि स्प्रिंग क्या होता है कि जैसे वो स्ट्रेस होता है तो वो रिकॉइल बैक करने का टेंडेंसी रखता है। तो अगर आपका फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, तो सपोज कि डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स इधर है, तो मैं पॉजिटिव वर्क ले रहा हूँ कि अगर आपने स्प्रिंग को यहाँ से स्टार्ट किया और एक्स डिस्प्लेसमेंट आपने इसको मूव किया, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू एफ इंटू एक्स, ठीक है ना, एफ इंटू एक्स हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आप वर्क डन को एफ इंटू एक्स, यहाँ पर वर्क डन को हम लोग एफ इंटू एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि तो हम लोग यहाँ पर वर्क को एफ इंटू एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फोर्स जो हमारा क्या है, के इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स, और जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्योंकि एक्स के वैरी करने से फोर्स भी हमारा वैरी कर रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स है, यहाँ पर फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। तो एक्स पर यहाँ फोर्स क्या है, एक्स पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे एक्स का वेरिएशन होगा तो फोर्स भी वैरी करेगा। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, हम कैसे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम कंसीडर करते हैं फोर्स अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, तो स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा, तो हम लोग वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। अगर हम लोग लार्ज स्केल पे बात करें, जब हमारा फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स पर बात करें, तो एक्स हमारा क्या हो रहा है, वो लार्ज वेरिएशन शो कर रहा है। जब लार्ज वेरिएशन शो करता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो द रीजन बिहाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन इज बिकॉज देयर इज अ वेरिएबल फोर्स। ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है। हम लोग वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी लिख सकते हैं जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो और हमारा एक्स कांस्टेंट हो। क्योंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं, एफ इंटू डी एक्स लिख सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फॉर लार्ज वेरिएशंस हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, R1 से लेके R2 तक ले लेते हैं। जहाँ से जहाँ तक हमारा निकालने के लिए बोला जा रहा है वर्क डन, तो वहाँ से वहाँ तक ले सकते हैं वो पॉइंट को, और हम लोग इस फॉर्मूला में पुटअप करके निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स। गॉट माई पॉइंट? तो ये है हमारा वर्क का कॉन्सेप्ट। इस प्रॉब्लम में भी दिया गया है कि कंसिडर ए फोर्स F जिसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस एक्स आई, एक्स कैप, एक्स आई कैप या आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, इस पर नहीं है, इसको नहीं है। The work done by this force in moving a particle from point A10 to B11 on the line segment is, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस में गलती है, यहाँ पर 0-1 कर दीजिए, ये 0-1 है, ठीक है ना। तो हमारा प्लॉट किस तरह से होगा, ये हमारा पास प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट है, ये पॉइंट A10 है, A10 B01, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंसिडर ए वर्क, कंसिडर ए फोर्स x माइनस एक्स आई कैप y माइनस वाई जे, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए। इस पार्टिकल को यहाँ से A से B तक लेके जा रहे हैं आप, ठीक है ना, A से B तक, ये A है, ये आपका A है, A से
बी लेके जा रहे हैं पार्टिकल में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स तो हमारे पास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टी आर कैप। तो फोर्स हमारे पास दिया हुआ है, फोर्स कितना है माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर को हम लोग लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये पोजीशन वेक्टर है। तो डी आर के पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स और वाई के एक्सिस बात करें तो जेड तो होगा ही नहीं, तो जेड नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे, आई इंटू आई क्या होता है, आई इंटू आई 1 होता है, तो आई इंटू जे 0 होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो एक्स आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई डी वाई। तो यहाँ पर वेरिएशन क्या हो रहा है, एक्स का वेरिएशन है 1 से लेके 0 तक, तो यहाँ पर एक्स का वेरिएशन 1 से 0, और यहाँ पर देखिए y का वेरिएशन 0 से 1 तक हो रहा है, यहाँ पर 0 से 1 तक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, हम लोग को वर्क डन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर रखेंगे 1 से लेके 0 तक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 बाई 2 0 माइनस 1 बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 1 जूल, 1 जूल हो जाएगा इसका आंसर, 1 जूल। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल फोर्स जब दिया रहे तो हम लोग को वर्क डन इस फॉर्मूले से निकालना है। यहाँ पर इस सवाल में बोला जा रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्टेशनरी। यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास एम क्या है, स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है ये, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द वेज ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। यूनिफॉर्म स्पीड वी का मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो सूडो फोर्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, सूडो फोर्स नहीं लगेगा सिस्टम में। तो हमको ये निकालना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टी सेकेंड, कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। इस ब्लॉक को रेस्ट में रहने के लिए कौन सा फोर्स इसको रेस्ट में रखेगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ, तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। और यहाँ पर देखिए ये वेट क्या है, ये वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये जो सरफेस है ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा इस तरह से, और इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा ये थीटा है, तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। जब भी ब्लॉक और वेज का प्रॉब्लम आता है तो mg cos थीटा हमेशा नॉर्मल को बैलेंस करता है, और mg sin थीटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करता है, ठीक है। mg sin थीटा क्या करेगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जस्ट बैलेंस करेगा mg sin थीटा को। तो यहाँ पर बोला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्स इसको बैलेंस करेगा, तो F इक्वल टू mg sin थीटा होगा, और n क्या हो जाएगा हमारा mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, क्योंकि इस दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब देखो इस दिशा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका ये n जो है ये इसको बैलेंस कर देगा, mg cos थीटा को, mg cos थीटा को बैलेंस कर देगा, और फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्क डन टाइम t सेकंड, टाइम t सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मान लेते हैं कि टाइम t सेकंड में vt डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर ये थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट इसका vt cos थीटा हो जाएगा, vt cos थीटा, ठीक है, vt cos थीटा हो जाएगा, ये vt cos थीटा हो जाएगा। तो फोर्स भी हमारा इस दिशा में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस दिशा में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है,
तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन देगा। फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव ही होता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कितना है, वी टी कॉस थीटा, और फोर्स कितना है, एफ इंटू वी टी कॉस थीटा, ठीक है। और आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कॉस में नेट टी भी लगा सकते हैं आप, तो कॉस में नेट टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण कॉस में नेट टी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ, क्योंकि कॉस में नेट टी -1 होता है, तो एफ इंटू वी टी कॉस थीटा। एफ का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, -mg साइन थीटा इंटू वी टी कॉस थीटा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -mg vt बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन 2 थीटा बोल सकते हैं, -mg vt बाई 2 साइन 2 थीटा। तो ये हमारा आंसर्स हो गया। तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, यही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन हो गया। तो ब्लॉक और मास सिस्टम में आपको सारा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है कि यूनिफॉर्म स्पीड अगर बोल रहा है तो वहाँ पर सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सूडो फोर्स कब आता है, जब एक्सेलरेटिंग सिस्टम होता है। नॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम में आप सूडो फोर्स लगा नहीं सकते। कितने लोग क्या सोच रहे थे कि सूडो फोर्स हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सूडो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो क्वेश्चंस के हर एक पॉइंट को आप ध्यान रखिए और उससे क्वेश्चंस को हिट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब चलते हैं नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी is equal to change produced in kinetic energy, is equal to change produced in kinetic energy of the body, energy of the body। इसे कहने का मतलब अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, इसका मास m है, ठीक है, किसी मास m है और कोई वेलोसिटी u से आप डिस्प्लेस कर रहे हो और ये यहाँ पर पहुँचने के बाद ये मास m, इसका वेलोसिटी v हो जाता है और इस बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड कर रहा है, F1 F2 F3, जितना भी फोर्सेस आप सोच लो उतना फोर्सेस ऐड कर रहा है, F3 F4 F5, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर हमको वर्क डन निकालना होगा तो क्या करना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना होगा। तो यहाँ पर इतना नंबर ऑफ फोर्सेज है तो ये क्या करेगा, हम लोग सारे का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि फोर्स वर्क डन क्या होगा, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितना भी फोर्सेज आप सिस्टम पे लगा रहे हो वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हम लोग को कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन ऑल फोर्सेस किसके बराबर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा यही हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, विल गेट मोर आइडिया। वर्क एनर्जी थ्योरम पर ये न्यूमेरिकल है, उससे पहले कुछ सीख लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी बोलता है क्या कि अगर हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व है हमारे पास, कुछ इस तरह से कोई ग्राफ बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हम लोग क्या निकाल देंगे, एरिया अंडर द कर्व। एरिया क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट dr। तो ये हमको क्या दे देगा, वर्क दे देगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी बोलता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, वर्क देगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है। इस प्रॉब्लम में ये बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इन वन डायमेंशन में, पार्टिकल मूव कर रहा है वन डायमेंशन में फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स दैट वेरीज विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द। फोर्स का वेरिएशन दे रहा है। तो हम लोगों को क्या बेसिकली निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकाल देंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो वर्क डन हम निकालते हैं पहले। तो ये एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया और यहाँ से 2, ये 4 हो गया। इसको b से तोड़ देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, ये 2 और ये 1 हो गया। तो ये 1 यहाँ पर 2 हो गया। ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये 1 हो गया बेस, ये 1 हो गया। तो हाफ इंटू हाफ कितना होता है, हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। तो 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो गया, डेल के ई की कितना हो गया, डेल के ई हमारा कितना है, 4 2 6 प्लस 0.5, 6.5 आ गया। तो 6.5 आने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रैवल 3 मीटर। 3 मीटर ट्रैवल करने के बाद उसका क्या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे निकाल देंगे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 जूल। तो ये तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ये 0। तो हाफ एम वी स्क्वायर हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया, वो 6.5 जूल के बराबर है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग एट 3 मीटर। तो 6.5 विल बी द आंसर। Thank you so much for watching my videos. In the next videos, we are going to see about conservative, non-conservative, and remaining concept. Thank you.